करियर मेकर ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो का क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 4 तारीख को एसडीएससी, उसका हम लोग क्वेश्चन प्रीव्यूअर का यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस वर्ष का यह है, तो आपका मैकेनिकल का एक क्वेश्चन बैंक है। आपका यह एग्ज़ाम हुआ था 8 अप्रैल 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका यह पेपर है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहता है। अभी तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, बट इससे पहले ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। तो यहाँ बात कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी जॉब अपडेट होता है उसका अपडेट कराया जाता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग in a single point turning operation with a cemented carbide and a steel combination having the Taylor expression 0.25, the cutting speed is half, the टू लाइफ will be, तो टू लाइफ का फॉर्मूला होता है VT के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे n आपका दिया हुआ है 0.25, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है V2 इक्वल टू कितना हो रहा है, V1 का हाफ हो जा रहा है। तो आप यहाँ से इक्वेशन लिखिए, V क्या है कटिंग वेलोसिटी, T है टूल लाइफ और n क्या है कटिंग टूल मटेरियल। यहाँ से V1 T1 इक्वल टू V2 T2 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए T1 बटा में T2 के पावर n इक्वल टू V2 बटा में V1। यहाँ पे V2 कितना है, V1 के बराबर V1 बटा में 2 है बटा में V1, तो V1 से V1 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। तो जब इसको आप पलटिएगा आप यहाँ पे, तो आपका पलटने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे T2 बटा में T1 के 0.25, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे T2 बटा में T1 के पावर 0.25 इक्वल टू कितना आ जा रहा था 2। तो अब 0.25 को इधर जब कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 कितना हो जाएगा T2 टाइम हो जाएगा कितना T1 का 16 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 टाइम, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तथा एक्सप्रेशन डायमेंशन 18.3 प्लस 0.0 और माइनस 0.002 इज केस ऑफ, तो इसको क्या बोला जाता है यूनिलेटरल। आपका क्या हो जाएगा यूनिलेटरल, क्योंकि यहाँ ऊपर ला क्या है 0 है, ठीक है। तो इसको यूनिलेटरल फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इफ ए साइकोमेट्रिक चार्ट व्हाट डज द वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन रिप्रेजेंट, आपका वर्टिकल डाउनवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वर्टिकल डाउनवर्ड, तो क्या बोल रहा है डीह्यूमिडिफिकेशन बताता है। यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और यहाँ पे स्पेसिफिक वेट होता है, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नीचे की ओर डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है डीह्यूमिडिफिकेशन। आपका यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट लिक्विड्स विथ राइज इन टेम्परेचर, तो जब लिक्विड क्या होता है यहाँ पे विस्कोसिटी में क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जब भी विस्कोसिटी अगर लेते हैं लिक्विड के लिए, यहाँ पे अगर लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज करा तो विस्कोसिटी क्या होता है डिक्रीज करता है, ठीक है। और यही गैस के केस में आपका विस्कोसिटी इंक्रीज करता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द जूल केल्विन एक्सपेंशन थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग प्रोसेस, तो रैंकाइन साइकिल में कौन सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे रैंकाइन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे आपका होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकाइन साइकिल इस तरह से बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है यहाँ पे ए होता है, इस तरह से आप रैंकाइन साइकिल बनाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये दोनों कांस्टेंट हो गया और ये आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक और 2 होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आपको बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है तो केल्विन, बेसिक यूनिट क्या होता है केल्विन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स
ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील में क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है? आपको पता होगा कि 18% क्या होता है, क्रोमियम होता है, 8% क्या होता है, निकेल यहाँ पे होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, if two stage reciprocating compressor suction pressure is 1.5 bar and deliver pressure is the 54 bar with the perfect intercooling, ठीक है, if both stage follow same polytropic process the intermediate pressure will be equal to। तो आपको पता होगा इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होता है, रूट अंडर यहाँ पे प्रेशर ऑफ सक्शन इनटू प्रेशर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सक्शन प्रेशर और डिलीवर प्रेशर। ठीक है, तो इसका रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 54। ठीक है, जब इसको रूट से निकालिएगा तो आपका यहाँ पे 9 आंसर यहाँ पे करेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था आपका 10th नंबर, यहाँ पे कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील बार हुज टेम्परेचर इज राइज बाई 125 डिग्री सेल्सियस, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶% डिग्री सेल्सियस, इनिशियल लेंथ ऑफ द बार एल इक्वल टू 3 मीटर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे गिवन में जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अल्फा आपका दिया हुआ है कितना, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है इनिशियल लेंथ एल कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। आपका पूछ रहा क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ यहाँ पे क्या होगा, तो आप चेंज इन बटे में एल यहाँ पे अल्फा टी, तो जब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0.45 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, द हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो कौन सा स्टेटमेंट देता है, क्लॉसेस स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग फेल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे फर्स्ट बोला जा रहा है, नो थर्मोडाइनमिक साइकिल कैन हैव थर्मल इफिशियंसी ऑफ 100%। तो ये बात सही बोला गया है कि कोई भी ऐसा थर्मल साइकिल नहीं होता है जो थर्मोडाइनमिक साइकिल जो 100% हमको इफिशियंसी दे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, ऑल रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू थर्मल रिजर्वायर हैव सेम थर्मल इफिशियंसी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया, थर्मल इफिशियंसी ऑफ एन रिवर्सिबल साइकिल इज मोर देन रिवर्सिबल साइकिल। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया था, डी इक्वल टू ऑल ऑफ द, तो नहीं, ये नहीं आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था आपका, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन इज ड्राइव्ड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग अजम्पशन। कौन कौन से अजम्पशन है बर्नौलीज इक्वेशन के ड्राइव करने के लिए। फर्स्ट यहाँ पे आपका बोला गया था, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन लिक्विड फ्लो एंड फ्लो इज यूनिफॉर्म। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। द फ्लो इज रोटेशनल, तो फ्लो क्या हो गया, रोटेशनल। द एक्सपेक्ट ग्रेविटी एंड द प्रेशर फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन आपका है, द फ्लो इज विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पे फ्लो इनकम्प्रेसिबल तो होता है लेकिन यहाँ पे विस्कस नहीं होता है, इन विस्कस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 13 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, इरोटेशनल फ्लो भी कभी नहीं होता है, रोटेशनल फ्लो इरोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर। तो गैंट चार्ट किस लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, टू आइडेंटिकल सिंपल सपोर्टेड बीम इन विच बीम ए कैरी सेंटर लोड ऑफ W and beam B carry uniform distributed load such that WL is equal to W, where W uniform distributed load and L is a span of the length identical beam, then the ratio of maximum deflection between the B to A। यहाँ पे B to A का आपका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या ले रहा है, सिंपल सपोर्टेड बीम। तो सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है, इस तरह से होता है सिंपल सपोर्टेड बीम। और सेकेंड बोल रहा है आपका क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सपोर्टेड है लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीम हैज ए कैरी, आपका यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होता है, जब इसका लेते हैं हम लोग सिंपल के लिए तो यहाँ पे होता है W
LX²/48 EI, और यूनिफॉर्म होता है तो इसको क्या लेते हैं 5/WL² बटा में 384 EI। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म के लिए है। और यहाँ पे आपका सिंपल के लिए क्या हो जाएगा WL² बटा में 48 EI। ठीक है, यहाँ पे आप जब काटिएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका इक्वेशन, ये तो 5 तो ऊपर ही रहेगा, एक क्या आ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/8 आंसर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ स्टील एंड इट्स प्रोडक्ट। यहाँ पे पहला दिया हुआ है माइल्ड स्टील, ठीक है, और दूसरा टूल स्टील और मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और इसके बाद यहाँ पे मैच करना है हैमर, क्रैंक हुक, मिलिंग कटर एंड कमर्शियल बीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे डी कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देखिए मीडियम कार्बन स्टील से आपका जो होता है से आपका क्या होता है यहाँ पे माइल्ड स्टील। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है कमर्शियल बीम इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया बी टूल स्टील। तो टूल स्टील से क्या बनाया जाता है मिलिंग कटर। यहाँ पे थर्ड नंबर आपका इसका मैचिंग हो जाएगा। मीडियम कार्बन स्टील से क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए हाई कार्बन स्टील से भी दिया रहता है कि हैमर बनता है। ठीक है, और क्रैंक हुक। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है, लेकिन आप यहाँ पे मिला सकते हैं। मीडियम कार्बन स्टील को क्या ले लीजिए यहाँ पे आपका हैमर ले लीजिए, और यहाँ पे हाई कार्बन स्टील के लिए यहाँ पे आपका क्रैंक हुक आप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच करना है यहाँ पे डक्टिलिटी, टफनेस, इंड्योरेंस लिमिट एंड रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 के लिए यहाँ पे। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। कैसे कैसे होगा सी नंबर, तो यहाँ पे डक्टिलिटी क्या करता है, डक्टिलिटी आपका टेंशन टेस्ट से यहाँ पे मेजर किया जाता है। टफनेस क्या होता है, टफनेस होता है यहाँ पे क्या होता है इम्पैक्ट टेस्ट होता है। टफनेस क्या होता है इम्पैक्ट टेस्ट। इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है फटीग टेस्ट, क्या होता है फटीग टेस्ट होता है। और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन क्या होता है हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन हार्डनेस टेस्ट होता है। ठीक है, आपका हेमीस्फेरिकल एंड ऑफ प्रेशर वेसल इज फास्टेड टू सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ प्रेशर वेसल विद द हेल्प ऑफ गैस्केट, बोल्ट एंड लॉक नट। द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू, तो बोल्ट आर सब्जेक्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 18 का ए नंबर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग is the relation between the young modulus E and the rigidity modulus G and the Poisson ratio mu। तो आपका रिलेशन कौन सा यहाँ पे ट्रू होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। E = 2G1 + mu आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था थ्रस्ट जनरेशन इन द रॉकेट प्रपल्सन इज बेस्ड ऑन द। तो थ्रस्ट जनरेशन क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg प्लेस्ड ऑन होरिजेंटल सरफेस। ये होरिजेंटल सरफेस पे 20 kg का मास क्या है प्लेस्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस आर 0.5 एंड 0.4। यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू एस का कितना है 0.5 आपका दिया हुआ है, और म्यू के का कितना हुआ है 0.4 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कि जस्ट द ब्लॉक इज स्टार्ट टू मूव करना स्टार्ट हो जाए जस्ट। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ऊपर की ओर क्या लगता है नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, और नीचे क्या लगता है एम जी। तो यहाँ पे आपका एम जी कितना हो जाएगा 20 × 10। ठीक है, यहाँ पे 200 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका फोर्स इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू एस लेंगे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन पहले हम लोग चेक करेंगे कितना मिनिमम फोर्स हमको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे म्यू एस क्या हो जाएगा आपका 0.5 दिया हुआ है, और यहाँ पे एन कितना है 200। तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और 100 न्यूटन यहाँ पे आपका फोर्स आपका लगेगा, तब जाके ब्लॉक क्या होगा जस्ट टू स्टार्ट टू मूव यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 21 का हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इन एन इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन द इंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड
आर 20 kg पर kg 20 किलो जूल पर kg एंड द 40 किलो जूल पर kg रेस्पेक्टिवली, देन द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टेज। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टेज क्या होता है यहाँ पे फार्मूला, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टेज के लिए मूविंग ब्लेड बटा में मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स्ड ब्लेड, यहाँ पे आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला पे पुट कर दीजिए। आपका मूविंग ब्लेड कितना दिया हुआ है आपका 14, ठीक है, और मूविंग प्लस फिक्स्ड ब्लेड कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 20 एंड 14 60 हो जाएगा। अब इसका आप लोग रेशियो ले लीजिए, ऑफ रिएक्शन निकालिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.66। यहाँ पे सी नंबर कैसे 40 बटा में 60, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे काट के यहाँ पे आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कितना परसेंटेज होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% दिया हुआ है, 0 to 1% दिया हुआ है, और सी नंबर यहाँ पे 1% से 2% दिया हुआ है, और 2% से 4% दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 23 का आपका यहाँ पे डी नंबर, यहाँ पे 2 to 4% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था आपका मैच द फॉलोइंग, मैच करना है यहाँ पे। तो यंग मॉडुलस क्या यहाँ पे होता है, यंग मॉडुलस आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका इसका नॉर्मल स्टेन। ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्टेन। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्टेन। ठीक है ना, उसका बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक, और पॉइजन रेशियो क्या होता है, ट्रांसवर्स स्टेन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे 24 का सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट लेटरल स्टेन व्हेन देयर इज लॉन्गिट्यूडनल स्टेन बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रबड़। ठीक है, 25 का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल वन हॉलो एंड द अदर सॉलिड क्रॉस सेक्शन हैव द इक्वल आउटर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर, the inner diameter of hollow shaft is the half the outer diameter, then the ratio of hollow to solid यहाँ पे पूछा गया है of the torque that can be transmitted by the two shaft। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर इसको याद कर सकते हैं 15/60 यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका आता है। तो ये कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो पूछा गया आपका टी हॉलो यानी कि टॉर्क ट्रांसमिट हॉलो बाई टॉर्क ट्रांसमिट सॉलिड। तो इसका फॉर्मूला हॉलो के क्या हो जाता है π/60 टाउ डी क्यू, π/60 टाउ डी क्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद होता है सॉलिड का क्या होता है π/60 टाउ डी क्यू, π/60 टाउ डी क्यू। ठीक है, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 1/k, तो k का मान क्या होता है d/d होता है। ठीक है ना, तो इसका आप रेशियो लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 15/60 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द टू थ्योरी ऑफ द फेल्यूर। यहाँ पे आपका मैच करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, तो इसका आपका हो जाएगा रैंकाइन थ्योरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे रैंकाइन थ्योरी। तो और उसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पे ए का ऑप्शन, यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी क्या हो जाएगा रैंकाइन थ्योरी। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं क्या है यहाँ पे ए का 4 और ए का 4, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हट गया और 2 ऑप्शन बच रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है गेस्ट एंड टेस्लास थ्योरी यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे बी का थ्योरी यहाँ पे सेम मिला है। अब बात करते हैं सी नंबर मैक्सिमम स्टेन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम स्टेन एनर्जी थ्योरी क्या बताता है यहाँ पे आपका हाइजेंस थ्योरी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका हो गया। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या हो जाएगा वॉन न्यूमन थ्योरी, वॉन माइज थ्योरी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 27 का क्या हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इफ द रेडियस इज डबल एंड द एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटिव टू और इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला आपका FC इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या कह रहा है कि रेडियस क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है रेडियस इज डबल, रेडियस क्या हो रहा है m इंटू 2r हो गया, और ओमेगा यहाँ पे क्या हो रहा है एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है हाफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या कर लीजिए हाफ कर लीजिए। तो आप इसको जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा FC इक्वल टू यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 1/2mr ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट से यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट हो गया यहाँ पे सेकेंड, तो फर्स्ट का कंपेरिजन कितना होगा FC2 इक्वल टू 0.45, यहाँ पे कितना हो जाएगा
0.45 टाइम्स गुना, ठीक है ना, किसका FC1 के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, गन मेटल विच इज यूज टू जनरल बेयरिंग कंटेंट्स, गन मेटल में क्या यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ए नंबर, 88% कॉपर और 10% टीन एंड 2% जिंक यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, कौन इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मटेरियल ऑफ पैटर्न इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो यहाँ पे वैक्स आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कप शेप पार्ट फ्रॉम द फ्लैट शीट मेटल ब्लैंकिंग बाय द बेंडिंग एंड द प्लास्टिक फ्लो ऑफ द मटेरियल इज नॉन एज। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 का आंसर आपका ये ड्राइंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटिंग एन आरपीएम डेवलप हेड एच मीटर, द स्पीड इज डबल एंड द पंप ऑपरेटिंग विद द सेम इफिशियंसी, द हेड डेवलप बाय द पंप। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आप फार्मूला होता है हेड डेवलप के लिए, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितना करा है, डबल, तो H1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से ले लीजिएगा, H1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, और n स्क्वायर किसके बराबर है, h बराबर, तो h डैश इज इक्वल टू h डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इन जनरल सेंस वाटर टर्बाइन्स मे बी पुट इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, द स्पेसिफिक स्पीड। जनरल सेंस में स्पेसिफिक स्पीड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे हाई स्पेसिफिक स्पीड कितना किसका होता है, कैप्लन टर्बाइन, उसके बाद फ्रांसिस टर्बाइन, उसके बाद आपका होता है पेल्टन टर्बाइन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील एट एलिवेटेड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय एलिमेंट इज यूज्ड, कौन सा एलॉय एलिमेंट यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, द बकलिंग लोड ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड अपॉन द, बकलिंग लोड क्या होता है, आप यहाँ पे जानते हैं फार्मूला पाई स्क्वायर ई आई बटा में एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आई बराबर कितना होता है, आई बराबर होता है ए के स्क्वायर। तो आप यहाँ से पुट कर दीजिए इसको, आई बराबर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई इंटू ए के, ठीक है, और के आप नीचे लेकर चले जाइए, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर, तो के यहाँ पे नीचे लेकर जाइएगा तो ई ए बटा में आ जाएगा एल बटा में के होल स्क्वायर। ये क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो। ई क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ए क्या होता है एरिया। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सिलेंडरनेस रेशियो। आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका, ए फ्रीली सपोर्टेड बीम एट इट्स एंड इज लोडेड बाय ए सेंटर कंसंट्रेटेड लोड, द मैक्सिमम मोमेंट इज एम, इफ द सेम वेट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बीम द मैक्सिमम मूवमेंट विल बी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर m/2 हो जाएगा। कैसे होगा, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और एक क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग WL/4 हो जाता है, इसके लिए WL² बाई यहाँ पे WL² कितना है 8 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना गुना हो गया, हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे एम का कितना हो रहा है WL/4, यहाँ पे आपका यहाँ पे हाफ हो रहा है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपका, पावर के लिए कौन सा हो जाएगा, वाट हो जाता है, प्रेशर के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे पास्कल हो जाता है, और फोर्स के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे न्यूटन हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है जूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसमें ए का ऑप्शन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ए का 3 ए और बी में है, बी का क्या हो रहा है 4, तो बी का 4 दोनों में है। इसका सी का कितना हो जा रहा है 2, तो सी का यहाँ पे 2 तो नहीं है, यहाँ पे है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 38 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका,
मैच द फॉलोइंग रिलेशन इन द गियर, गियर के लिए मैच करना है, यहाँ पे रिलेशन को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपका दिया हुआ है अस्पर गियर, क्या दिया हुआ है, अस्पर गियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हेलिकल गियर और उसका वर्म गियर, उसके बाद बेवल गियर। तो यहाँ पे आपका स्पर गियर क्या हो जाएगा, स्पर गियर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट मोशन बिटवीन द पैरेलल शाफ्ट। यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, दूसरा, तो ए का दूसरा फर्स्ट और थर्ड में है, ए और सी में दिया हुआ है। उसका बाद हेलिकल गियर, हेलिकल गियर क्या होता है, यहाँ पे आपका ट्रांसमिट मोशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, तो 4 इसमें किस में दिया है, सी में दिया हुआ है, आप यहीं से छांट सकते हैं ऑप्शन। और यहाँ पे वर्म गियर के लिए क्या हो जाता है, ट्रांसमिट मोशन बिटवीन नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का यहाँ पे आप यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ट्रांसमिट मोशन बिटवीन द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, बेयरिंग प्रेशर P एब्सोल्यूट viscosity Z and speed general N is are double, then the bearing characteristic number is original number will be। तो यहाँ पे bearing characteristic number क्या होता है, ZN/P होता है, ZN/P आपका होता है फार्मूला। N कितना कर रहा है, डबल कर रहा है, तो 2ZN/P हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो गया, यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कितना बोल रहा है, द गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल इज प्लेस्ड बिटवीन, द गियर बॉक्स कहाँ प्लेस्ड किया जाता है, क्लच एंड हुक जॉइंट में आपका इसके बीच में प्लेस्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, द प्रोडोमिनेट फ्लूइड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ कैविटेशन फेनोमिनन। तो कैविटेशन फेनोमिनन कहाँ पे होता है, वेपर प्रेशर, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, प्रीडोमिनेट करता है वेपर प्रेशर, यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ इंजन ऑपरेट बिटवीन द 727 डिग्री एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो T1 यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1000, यहाँ पे 273 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 1000, और T2 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे T2 बराबर कितना हो जाएगा, 273 जोड़िएगा तो आपका 400 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी पूछ रहा था, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो जाता है आपका, T1 माइनस T2 इक्वल टू T1। तो आप यहाँ से अब यहाँ पे क्या निकाल दीजिए, ऊपर में आ जाएगा 600 और नीचे आ जाएगा 1000, और उसके बाद 100% के लिए निकाल दीजिए, यहाँ पे 60% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, ए रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट, द रेशियो ऑफ बिटवीन द लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर दिया हुआ है 0.8, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका ज्ञात करना है। आपका दिया हुआ है लोअर टेम्परेचर बेटा में हायर टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 0.8 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्या दिया, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या लिखा रहता है यहाँ पे, TL माइनस TH माइनस TL, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सॉरी, यहाँ पे TL बटा में TH, ठीक है, बटा में TH बटा में TH हो जाएगा, और माइनस TL बटा में TH, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ऊपर में क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 0.2, तो जब यहाँ से इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 4, आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, टू क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग A and B with mean diameter of spring A is half and that spring B and having equal number of active coil and same wire diameter are subjected to same axial load W, the ratio of deflection spring A and B। डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, 8PDQN/CD के पावर या GD के पावर 4 आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आपका इक्वल बोला गया है, इक्वल यहाँ पे बोला गया है आपका द इक्वल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, एक्टिव कॉइल क्या है इक्वल है, और सेम वायर डायमीटर आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, ये क्या है इक्वल है, ठीक है। आपका इसके बाद रेशियो आप लीजिएगा तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे DA बटा में डेल B, ठीक है, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा D बटा में 2 के क्यूब बटा में D के क्यूब, ठीक है। तो ये D के क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 D क्यूब बटा में D क्यूब, तो ये दोनों क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If two pump identical in all respective of delivery head, a discharge Q against a head H are connected in series, resultant discharge। तो सीरीज में जब होता है यहाँ पे तो डिस्चार्ज क्या होता है आपका सेम होता है, हेड क्या होता है ऐड होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था,
द वर्किंग डेप्थ ऑफ एन इन्वॉल्व्ड गियर इज इक्वल टू, तो वर्किंग डेप्थ ऑफ इन्वॉल्व्ड गियर क्या होता है 2 इंटू एडेंडम होता है, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था स्ट्रेचिंग इन अ बेल्ट कंट्रोल बाय, स्ट्रेचिंग इन द बेल्ट कंट्रोल बाय, यहाँ पे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग द स्ट्रेस इन द बेल्ट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था वायर रॉप आर यूज फॉर द एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे लो स्पीड एंड हाई टेंशन के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज, तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर क्या होता है हार्टनल गवर्नर, हार्टिंग और पिकराइजिंग गवर्नर, यहाँ पे ऑल ऑफ द आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर एनर्जी एंड गिव अप व्हेन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या करता है एनर्जी को स्टोर करता है और गिव अप वेयर द रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था टू सर्कुलर बार ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोड if the diameter and the load acting on bar B is double then that of A, the ratio of the factor of safety B to A, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल रहा है B to A निकालने के लिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे फोर्स किसका B का, और यहाँ पे पाई4 दोनों से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर किसका B बटा में एफ ए बटा में डी स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या चीज़ दिया हुआ है डी बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2DA, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एफ बी इक्वल टू 2FA यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब पुट कीजिएगा वैल्यू के, तो पुट करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था ये कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 10 mm and 20 mm and a length of 2 meter, what is the cylinder ratio of the column, तो यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिलेंडरनेस रेशियो यहाँ पे निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन एल बटा में के, तो यहाँ पे लेंथ तो दिया बट के नहीं दिया, तो यहाँ पे आप के निकालिएगा, जब के रेक्टेंगुलर के निकालिएगा तो एक बार बी और डी दोनों के बारी बारी लीजिएगा, K1 और K2 दो आएगा, ठीक है, और K1 यहाँ पे आपका बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना, K2 से K2 आपका बड़ा होगा किससे K1 से, तो यहाँ पे आप K2 का मान यहाँ पे रखिएगा K के जगह पर, तो आप यहाँ पे जब सोल्व कीजिएगा K2 के मान आपका आएगा यहाँ पे 2.88, ठीक है। तो यहाँ पे L निकालिए कैसे K का मान IX होता है यहाँ पे एरिया इंटू क्या होता है K स्क्वायर, ठीक है, एरिया इंटू K स्क्वायर, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना I, ठीक है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपका K स्क्वायर निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आपको पता होगा रेक्टेंगुलर का BD/12 आपका होता है और एक DB/12 पर, दोनों पर बारी बारी से निकाल कर K2 आपका बेस ग्रेटर देन आएगा K1 से, और K2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.88, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो ले लीजिएगा, तो लेंथ अपॉन K होता है, तो यहाँ पे आप 2000 बटा में K कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2.88, जब इसको आप यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे लगभग 692 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप देन एम इज इक्वल टू, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस रो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू शियर स्ट्रेस, यहाँ पे 32 m/dq हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 60 t/dq, ठीक है, तो dq/dq कट जाएगा और 16 2 जा 32 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2m यहाँ पे आ जाएगा बराबर t, तो m इक्वल टू क्या कितना आ गया t बटा में 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे एक पेज यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 के बाद 6 यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 56 था, तो उतना क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए इतना ही क्वेश्चन का आपको डिस्कशन किया गया है। तो आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको बताएं ज़रूर से ज़रूर, जो भी आपका आंसर में दिक्कत लगता हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, उसको हम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।